हाँ तो भैया नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, नया इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसकी आप सभी को डिमांड थी। फार्मेकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट। ठीक है, जो भी आपकी कंप्लीट सिलेबस है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, फार्मेकोलॉजी में या फार्मा में जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उसको अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है। तो अब आपके लिए लेकर आए हैं रिविजन क्लासेज, इसमें कंप्लीट आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर। तो हाँ, बात करते हैं लेक्चर कैसे रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, फार्मा फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फार्मा सेकंड के बारे में बात करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसने पढ़ लिया है कंप्लीट, अच्छी बात है, रिविजन कर लो। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी अच्छी बात है, अब पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। भाई, फार्मा की बात आ रही है तो फार्मा की जो फार्मेकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन इन टू द बॉडी। ठीक है, फार्मा क्या होती है, फार्मा में हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ अब कैसे लिखोगे आप, अब आप कैसे लिखोगे फार्मा की डेफिनेशन। तो फार्मा इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन या ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। उसके बाद में इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम रूट ऑफ ड्रग्स। फिर आता है आपके पास, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें लास्ट तक, चैप्टर वाइज चलेंगे। फिर आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई क्या क्या रूट रहता है। तो आप सबको पता है कि देर आर वेरियस रूट थ्रू द विच ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबको पता है कि ऐसे बहुत सारे कुछ रूट्स होते हैं जिससे हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन कौन से रूट्स होते हैं देख लीजिए। ये हो गया आपके पास रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। 3 रूट होते हैं बेसिकली, एंटेरल, पेरेंटेरल एंड लोकल एप्लीकेशन। लोकल बोल सकते हैं, फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन। ओके, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, एंटेरल के बारे में। तो एंटेरल में आपका आता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड एनिमा। एनिमा अपन कहाँ से लगाते हैं भाई, एनस, एनस से या रेक्टल से। ओके, ओरल सबलिंगुअल वगैरह आपको सब पता है। ओरल मतलब बाई माउथ, सबलिंगुअल बिनीथ द टंग, जीभ के नीचे रखते हैं इसमें मेडिसिन को। और एनिमा आपको पता है क्या, एनस से लगाते हैं। ओके, इसमें आपके सपोजिटरी भी आ सकता है, सपोजिटरी। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंटरल की। तो पेरेंटरल में आपके आता है 2 रूट्स, एक तो इनहेलेशन, एक आता है इंजेक्शन। इनहेलेशन रूट्स आप सबको पता है कहाँ से लेते हैं अपन, बाई नोज या नोस्ट्रिल या फिर ट्रेकिया के थ्रू। जबकि जो ये आता है आपके इंजेक्शन, इंजेक्शन आप सबको पता है कि आईडी इंट्राडर्मल लगाते हैं, सबक्यूटेंस लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। ओके, लोकल या टॉपिकल में आता है आई ड्रॉप आ गई जैसे, ठीक है, आई ड्रॉप आ गई, ईयर ड्रॉप आ गई, कोई क्रीम आ गई, ऑइंटमेंट आ गया। ये सभी इसमें आता है, लोकल एप्लीकेशंस में आते हैं जो कि अपन अप्लाई करते हैं सरफेस पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैसे तो देर आर 10 राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपके सिलेबस में अभी 3rd और 4th सेमेस्टर में फार्मा में आपके केवल 6 राइट दे रखे हैं। ठीक है, 6 राइट दे रखे हैं। वैसे तो 10 राइट होते हैं, 10 राइट मैंने आपको पढ़ा रखा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। 6 राइट क्या क्या है, तो 6 राइट में सबसे पहले आता है राइट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट मेडिसिन, मतलब कि जो भी अपन मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो मेडिसिन क्या हो, राइट होनी चाहिए, अमाउंट से राइट होनी चाहिए। अमाउंट लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो डोज। ठीक है, राइट टाइम पर लगानी चाहिए, राइट रूट से लगानी चाहिए, आईवी है या फिर आईडी है जो भी है। राइट पेशेंट सही पेशेंट के लगाने या नहीं, दूसरे पेशेंट के लगाने दूसरी डोज। और राइट टू डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने प्रोसीजर किया है उसको फिर बाद में जाके आप डॉक्यूमेंट कर लें। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है सर, फार्मेको मतलब कि ड्रग्स और काइनेटिक्स मतलब कि मूवमेंट। ओके, मतलब कि ड्रग है, ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है तो कैसे कैसे वो मूवमेंट कर रही है, कैसे कैसे मूवमेंट कर रही है, वो आता है आपके फार्मेकोकाइनेटिक्स में। पहले कहाँ जा रही है, फिर उसके बाद में कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, कहाँ पे उसका एक्सक्रेशन होगा। ठीक है, ये सब आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स में। इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स, द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी। क्या कहा कि इसमें क्या करते हैं, ड्रग्स का मूवमेंट कहाँ पर, इनटू द बॉडी, विद इन द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनटू द बॉडी मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो गया, विद इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म हो गया, आउट ऑफ द बॉडी में आ गया एक्सक्रेशन। ओके, बाहर निकाल के हमने उसको एक्सक्रेट कर दिया। अब बात करते हैं आगे, सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स का अपन एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में, जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर क्या करता है, ड्रग एंटर करता है। जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगी, एंटर करेगी। अब कहाँ से एंटर करेगी, जहाँ पर हमने उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराया है। सपोज दैट हमने ओरली ली है, ठीक है, ओरली मेडिसिन ली है, ओरली ड्रग्स ली है,
तो वो पहले हम ओरल ले रहे हैं, बाय माउथ ले रहे हैं, उसके बाद में क्या है कि वो ब्लड में जाएगा, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं अगर हम आईवी रूट से दे रहे हैं, कौन से रूट से, आईवी इंट्रावेनस से दे रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट ही आपके केस में ब्लड में जा रहा है, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, तो आईवी से जो दे रहे हैं उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करते हैं। क्यों करता है? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो जल्दी हो जाता है। इट डिपेंड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के रूट पर डिपेंड करता है। इट अकर बाय वन ऑफ द प्रोसेस लाइक पैसिव डिफ्यूजन, फेसिलेटेड डिफ्यूजन, इन दोनों प्रोसेस में से कुछ पर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपन किसके, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है? तो पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा होगा साइज, तो वो एब्जॉर्ब क्या होगी, कम होगी। डिजोल्यूशन टाइम हो गया, उसका कितना टाइम है डिजोल्व होने का, ठीक है। लिपिड सोलिबिलिटी हो गया, आयन जाए आयन है या नॉन आयन है, नॉन आयन है, ठीक है। डिजीज, अगर उसकी कोई डिजीज है तो एब्जॉर्ब होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, अब एब्जॉर्प्शन रेट बात करते हैं, अब एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में। तो सबसे पहले जो एब्जॉर्ब होगा वो होता है आईवी रूट से, फिर इनहेलेशन रूट से, फिर सबलिंगुअल से, फिर रेक्टल से, फिर आईएम से, लास्ट लास्ट में होगा ओरली, ठीक है। जब हम ओरल मेडिसिन लेते हैं, ओरल ड्रग्स लेते हैं, वो सबसे बाद में जाके बहुत टाइम लगता है इसको एब्जॉर्ब होने में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, अब ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग कहाँ गई, ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर गई, पूरी प्रोसेस चल रही है ड्रग के बारे में, इमेजिन करते रहो। ड्रग गई, ड्रग हमने ली, कोई किसी भी रूट से ली, वो गई ब्लड में, ब्लड में गई तो वो गई क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया उसका। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जहाँ पे उसको एक्ट करना है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, उस ड्रग्स की जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे जाएगी। तो इट इज़ द पासेज ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड स्ट्रीम से वो ड्रग पास करी जाती है, कहाँ पर, टिश्यू एंड साइट ऑफ इट्स एक्शन, जहाँ पे इसको एक्शन करना है। ओके, द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इन फैक्टर्स पर अफेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करते हैं लिपिड पर, आयन पर, पीएच पर, डिजीज कंडीशन पर, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आती है, भाई जहाँ पर उसको एक्शन करना है वहाँ तक वो ड्रग पहुँच गई है, अब मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इट इज अ बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी, दिस प्रोसेस प्राइमरी अकर इन द लीवर। कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर पोलर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। जो ये प्रोसीजर होती है, ये प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, ये ड्रग को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्या, तो ताकि उसका इजीली क्या हो सके, एक्सक्रेट हो सके, एक्सक्रेशन हो सके किडनी के थ्रू, ठीक है। किडनी के थ्रू आसानी से हम उसको बाहर निकाल सके, रिमूव कर सके बॉडी से, इसलिए उसको ड्रग को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, मोर पोलर में। ओके, अब बात करते हैं वही आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं अपन। कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट करता है, एनवायरमेंट, पोल्यूटेंट हो गया, एज हो गया, लिवर डिजीज को, लिवर डिजीज से, भाई अगर लिवर डिजीज है तो वो लिवर सही से काम करेगा नहीं, सही से काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा। ओके, फिर आता है लास्ट आपके एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन वही आपके क्या, ड्रग्स को हमने बाहर निकाला, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, एलिमेंट। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी एलिमिनेट ड्रग्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म। ड्रग्स को उसके जो मेटाबोलाइट्स है उसको बाहर निकाला जाता है। इट इज क्रिटिकल फेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की एक क्रिटिकल फेज होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इंश्योर दैट द ड्रग एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स आर सेफली रिमूव्ड टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह है और जो बाई प्रोडक्ट है और टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको आसानी से सेफली बाहर निकाला गया है, इसलिए, और प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, और कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन या टॉक्सिसिटी होने से हम बच गए हैं। ये होता है एक्सक्रेशन में। फिर आता है आपके पास कौन कौन से ऑर्गन से आप एक्सक्रेट कर सकते हो, तो किडनी से एक्सक्रेशन होता है, स्वेट या सलाइवा, ठीक है, पसीने से, और जो लार आती है सलाइवा उससे भी एक्सक्रेशन होता है, पल्मोनरी से, जैसे CO2 निकालते हैं अपन, ठीक है, पल्मोनरी लंग से, और बाइलरी एक्सक्रेशन हो गया। तो इन सभी, ये सभी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं। ओके, फिर आता है फार्माकोडायनेमिक्स। वही बात, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिवाइड किया था, वैसे हम फार्माकोडायनेमिक्स को करते हैं। फार्माको मतलब कि वही ड्रग्स, और डायनेमिक्स मतलब कि पावर। क्या, पावर, मतलब ड्रग की क्या पावर है। ओके, मेडिसिन की या जो ड्रग की क्या क्या पावर है, क्या कर सकती है ड्रग, हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शन कर सकती है, ये इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, वही चीज़ है ये। इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग, आ गया ना, एक्शन ऑफ द ड्रग, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट कर रही है हमारी बॉडी पर ये। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब कि कैसे एक्ट कर रही है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है, वो आती है फार्माकोडायनेमिक्स में। टू नो व्हाट
ड्रग्स डू एंड हाउ दे डू इट। क्यों क्यों फार्माकोडायनेमिक्स क्यों जरूरी है? ये जानने के लिए कि ये ड्रग्स क्या है और हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। ड्रग्स क्या है, कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, क्या क्या कर रही है ये। दे ड्रग एक्ट बाय, कैसे एक्ट करती है? सबसे पहला काम होता है इसका, जैसे अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग काम होता है। फर्स्ट हो गया स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेशंस का मतलब क्या हो गया? इट स्टिमुलेट कर देती है कोई भी ऑर्गन्स वगैरह है उसको। इट इज इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक सेल। इट इज इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। एग्जाम्पल हो गया एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन का आपने नाम सुन रखा है, वो हार्ट को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है। सेकंड आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि सप्रेस, दबा देना एक तरीके से। ठीक है। इट इज डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइड सेल्स। इस किसी स्पेसिफाइड सेल्स की एक्टिविटीज को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देता है। जबकि स्टिमुलेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे क्विनिडीन है वो डिप्रेस कर देता है हार्ट को, ओके। जबकि एड्रेनलिन क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। फिर आता है इरिटेशन। क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है? दिस कैन अकर ऑन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स। क्या करता है ये? नेक्रोसिस ऑफ सेल और इन्फ्लामेशन कर देता है। जो भी ड्रग्स ली है अगर वो उससे इरिटेशन हो जाए तो टिश्यू पर क्या कर देता है? नेक्रोसिस कर देता है। नेक्रोसिस ऑफ सेल एंड इन्फ्लामेशन कर देता है। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू। रिप्लेसमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है, जैसे एग्जांपल से देखो डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें इंसुलिन ने उसको रिप्लेस कर दिया। और एनीमिया है, एनीमिया में आयरन की जो अपन देते हैं आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है, उसने इसकी कमी को क्या करा? पूरी करा। तो ड्रग में बी यूज टू रिप्लेस व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जब क्या हो हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल सब्सटेंस हो, जैसे हार्मोन हो गया, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन से इसको क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें अगर उसकी क्या हो गई? कमी हो गई, किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस की कमी हो जाती है, नेचुरल सब्सटेंस की, तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो आती है रिप्लेसमेंट में। जैसे इंसुलिन की जो ड्रग्स लेते हैं वो एक आयरन सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तब। एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन, एंटी इन्फेक्टिव एंटी साइको या साइटोटॉक्सिक एक्शंस। इसमें क्या होता है? ड्रग में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। जैसे वो आती है हमारे एंटीबायोटिक आती है, एंटी माइक्रोबियल आती है, ठीक है, उस टाइप की ड्रग्स इसमें आती हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन में जैसे क्या क्या हो सकता है? एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पढ़ेंगे अभी पेनिसिलिन भी हम। फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर दे, जो जैसे काम कर रहा है उसको बढ़ा दे इम्यून सिस्टम को या घटा दे, इम्यूनो सप्रेस कर दे, ओके। तो वैक्सीन, जैसे वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक्ट बाई इंप्रूव आवर इम्यूनिटी वाइल इम्यूनो सप्रेंट एक्ट बाई डिप्रेस। इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो मेडिसिन होती है वो तो डिप्रेस कर देती है, सप्रेस कर देती है हमारी इम्यून सिस्टम को, जिससे वो कम काम करता है। जबकि वैक्सीन क्या है? इंप्रूव कर देती है, इम्यूनिटी को इंप्रूव कर देती है। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, हम सुन रखा है आपने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, ओके। ये होता है फर्स्ट चैप्टर। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर के पास। ये लेक्चर क्या थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फार्मा फर्स्ट भी है, फार्मा सेकंड भी है, तो इसलिए आप समझ सकते हो थोड़ा लेंथी होगा आज का लेक्चर। बात करते हैं एंटीसेप्टिक के बारे में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं अपन। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ऐसे एजेंट्स जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। कहाँ पर? लिविंग टिश्यूज पर। कहाँ पर? लिविंग टिश्यूज पर। जबकि डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कहाँ पर? इन एनिमेट, मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, नॉन लिविंग सरफेस पर या ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्किन हो गया, स्किन पर कोई अपन अप्लाई कर रहे हैं, वो आता है डिसइंफेक्टेंट के अंदर। और हम अगर कोई इक्विपमेंट आ गया या फिर सरफेस आ गई, जैसे लाइजोल है, हम उससे सरफेस साफ करते हैं, सरफेस क्लीन करते हैं, तो वो आता है डिसइंफेक्टेंट में, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल है। एल्कोहल, क्लोरेक्सिडिन आ गया, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया H2O2, आयोडीन सोल्यूशन आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, जिसको अपन बर्न में काम लेते हैं। और एसिटिक एसिड आ गया, एसिटिक एसिड जिसमें विनेगर आता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी है हमारे एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल। इन सभी को हम क्या है? स्किन पर काम में लेते हैं हमारे, ओके। जबकि डिसइंफेक्टेंट की हमने डेफिनेशन देखी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर काम में लेते हैं इसको, या सरफेस पर काम में लेते हैं। ये भी वही चीज़ करता है जो एंटीसेप्टिक करता है। बैक्टीरियल या जो माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए क्या? फिनोलिक कंपाउंड्स में लाइजोल आ गया, हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड आ गया, सिडेक्स वगैरह, ओके। इथाइल ऑक्साइड, ETO, ये गैस होती है, इसको अपन क्या है कि जो OT होती है उसमें काम में लेते हैं, उसे स्टेलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर आती है आपके पास चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं अपन इमेटिक्स पर। GI सिस्टम की बात करें अपन, कौन कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं? तो इमेटिक्स और एंटीमेटिक्स दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट्स, ठीक है।
इमेटिक्स को हम कहाँ पे काम में लेते हैं? इमेटिक्स को सर हम काम में लेते हैं वोमिट कराने के लिए। अब वोमिट क्यों कराएंगे अपन? वोमिट क्यों कराएंगे? टू इंड्यूस वोमिटिंग, टू ट्रीट पॉइजनिंग। कोई पॉइजन वगैरह अगर कोई पेशेंट आया, उसने कोई पॉइजन वगैरह ले ली, ठीक है, कोई एसिड पी लिया या फिर कोई जहर वगैरह पी लिया, तो उसके लिए लेते हैं अपन इमेटिक। भाई इसको उल्टी कराए तो ये बाहर निकले। टू ट्रीट ड्रग ओवरडोज, कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए इमेटिक्स काम में लेते हैं ताकि वोमिटिंग हो। इमेटिक्स आर एजेंट्स दैट पॉइजनिंग इज ऑब्सलेट्स, ठीक है, बाहर निकाला जाता है उसको। अब कौन कौन से इसकी मेडिसिन आती है? फर्स्ट आते हैं आपके पास एपोमोर्फिन, सेकंड वर्ड इज इपेकाकोना। ओके, दो मेडिसिन हमारे पास, दो टाइप की, दो क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। जो एपोमोर्फिन है वो क्या है? मॉर्फिन का सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होता है, जो कि D2 रिसेप्टर हमारे ब्रेन के अंदर सीटीजी पाया जाता है, सीटीजी उसमें D2 रिसेप्टर को क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। जबकि एंटीमेटिक्स क्या करते हैं? एंटीमेटिक्स इसको ब्लॉक कर देते हैं, सीटीजी रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, जबकि ये क्या करता है? इसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करेगा तो वोमिटिंग होगी और उल्टी वगैरह है वो आएगी, इमेटिक्स होगी। डोज की बात कर लेते हैं तो 6 mg IM या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, इंजेक्शन या इंड्यूस वोमिटिंग के लिए। और इपेकाकोना है, इसे इपेक्स नाम की एक सिरप आती है, ठीक है, इपेक्स सिरप आती है, ये भी वही काम करता है, वोमिटिंग को सीटीजी पर रिफ्लेक्स करता है। 10 to 20 ml लिक्विड फॉर्म में होती है। इपेकाकोना कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको? कहाँ से? तो ड्राई रूट ऑफ सिफिलिस इपेकाकोना, ठीक है, इससे इसको लेते हैं, बनाया जाता है। फिर आता है एंटीमेटिक्स। एंटीमेटिक्स क्या होते हैं? तो वही वोमिटिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द एंटीमेटिक्स। फर्स्ट वन इज प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स में डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, जो कि इसको ब्लॉक करता है। ड्रग आ गई मेटोक्लोरोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन डोज हो गई आपकी 10 mg 8 आवरली डोज। फिर आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स में, इसमें आ गया ओंडास्टेरोन, ग्रेनिस्टेरोन, डोलास्टेरोन है, पेलेनोस्टेरोन। डोज की बात कर देते हैं, डोज में आता है 2 mg पर ml डोज होती है इसकी। न्यूरोलेप्टिक में आता है हेलोपेरिडोल और क्लोरोप्रोमाजाइन, ठीक है, डोज में आ गया 5 to 25 mg टेबलेट्स। अब ये आप बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, ठीक है। फिर ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी ड्रग काम में जाती है? तो पहले देख लेते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो हमने MSN फर्स्ट में देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सरेशन इन द म्यूकोसा, अल्ट्रेशन इन द म्यूकोसा, वो होता है अब पेप्टिक अल्सर। अब कौन कौन सा होता है इसमें? इसोफेगस अल्सर हो गया, स्टोमक और ड्यूडेनम, ये 3 टाइप का हमने देखा था क्लासिफिकेशन में उसके, और एक्यूट एंड क्रोनिक देखा था। अब इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो वो आती है H2 हिस्टामाइंस। H2 हिस्टामाइन में आती है सिमिटिडिन, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन, ठीक है। अब ये एंटीहिस्टामिन क्या होता है ये देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में। इनकी डोज हो गई 400 mg और 150 mg 24 आवरली। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, इसमें एग्जांपल में आता है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेसेनोप्राजोल। इन सब का नाम तो आपने सुन रखा होगा, डेली लाइफ में ली जाने वाली है। एक आता है एंटासिड, ठीक है, एंटासिड भी पेप्टिक अल्सर में भी आता है, ये पेप्टिक अल्सर में काम में आता है, लेकिन इसको अलग से इसकी आपकी हेडिंग है, इसलिए एंटासिड हमने अलग ले लिया। एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, अगर हमारे स्टोमक है, स्टोमक के अंदर एसिड की अमाउंट्स क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, हमारे बॉडी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, मतलब कि एसिडिटी हो जाए एक तरीके से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या उसको ट्रीट करने के लिए, उसके काउंटर एक्ट करने के लिए जो मेडिसिन काम में ली जाती है वो होती है एंटासिड। ओके, एंटासिड क्या करता है? जो ब्लड इसकी स्टोमक की पीएच उसको बढ़ाता है, क्या करता है? बढ़ा देता है पीएच को, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन, तो कौन कौन सी ड्रग्स आती है इसमें? एल्बुमिनियम हाइड्रोक्साइड, डोज हो गई 5 to 10 ml। कैल्शियम कार्बोनेट डोज 1 to 5 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये डोज हो गई। एंटासिड आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर। कब कब काम लेते हैं इसको अपन? गैस्ट्राइटिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया। एसिडिक एसिड्स इज प्रोड्यूस बाय पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की जो पेराइटल सेल है वहाँ पर एसिड बनता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड काम में लेते हैं, और एंटासिड गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में काम लिया जाता है। अब बात करते हैं अपन ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में, रेस्पिरेटरी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए, नॉर्मल ये हो गया आपके पास नॉर्मल ब्रोंकाई, ये हो गई अफेक्टेड ब्रोंकाई, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रोंकाई होती है वो कुछ इस प्रकार दिखती है, और जो एबनॉर्मल होती है वो कुछ इस प्रकार दिखती है। इसमें मसल्स वगैरह टाइटन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और म्यूकस कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ब्रोंकाई। नॉर्मल में तो डायलेट थी, इसमें क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मसल्स रिलैक्स होती है नॉर्मल में, लाइनिंग होती है, और अमाउंट से म्यूकस का वो नॉर्मल होता है। जबकि अस्थमेटिक होती है, जो नॉर्मल ब्रोंकाई होती है, उसमें लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है उसमें मसल्स टाइटन हो जाती है, स्वेलन हो जाती है लाइनिंग, और एक्सेस म्यूकस हो जाता है, ठीक है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर।
भाई एक बात बताओ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम वापस से पहला जैसा करने के लिए एक तो हम ये क्या करेंगे, इसकी जो साइज है इसको हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। डायलेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने का लगेगा, तो इस ये डायलेट करने के लिए काम में ली जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में आती है आपके पास ऐसी ड्रग्स जो कि ब्रोंकाई को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, वो आती है ब्रोंकोडायलेटर्स। फर्स्ट सिम्पेथोमिमेटिक्स क्या आती है, सिम्पेथोमिमेटिक्स, इसको एक और नाम दिया गया है बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज शॉर्ट एक्टिंग एंड सेकंड इज लॉन्गर एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आती है साल्बुटामोल, टर्ब्यूटालाइन, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है, साल्बुटामोल एंड टर्ब्यूटालाइन। जबकि लॉन्गर एक्टिंग में क्या आती है, साल्बेमेट्रोल एंड फेमोटेरोल, फॉर्मेटेरोल एंड परब्यूटेरोल आती है। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में, मिथाइल जेंथिन। मिथाइल जेंथिन सबने सुन रखा है इनका नाम, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, ठीक है, डेरिफाइलिन एटसेट्रा। एक आती है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक में आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपियम। ओके, फिर बात करते हैं डीकंजेशन के बारे में। टॉपिक का नाम है डीकंजेस्टेंस। डीकंजेस्टेंस मतलब कि जब कंजेशन हो जाए, कंजेशन मतलब कि नेरो हो जाए, भाई नाक क्या हो जाए, कंजेशन हो जाए, नाक जम जाए, ठीक है, नाक की बात करें, नोज की बात करें, नोज में कंजेशन हो जाए, ठीक है, जाम हो जाए, तो उस जाम को खोलने के लिए अपन जो मेडिसिन देते हैं वो होती है डीकंजेशन। दीज मेडिकेशंस आर यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजेशन एंड साइनस प्रेशर बाय नैरोइंग ब्लड वेसल्स इन द नेजल पैसेज। ओके, जैसे नेज, सपोज दैट, ये डायग्राम में, चलो छोड़ो, देखेंगे आगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जो नेजल कंजेशन हो जाए उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है डीकंजेस्टेंट्स। कौन कौन सी जो मेडिसिन है उसको कौन कौन से यूज में लिया जाता है, तो नेजल कंजेशन के लिए, कॉमन कोल्ड हो गया, साइनसाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, इसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। ओके, अब जो इसकी अपने डीकंजेस्टेंट है, इसमें आपके पास आता है मेडिसिन या ड्रग्स की बात करते हैं तो फिनाइलफ्रिन आ गया, सूडो एपिड्रिन आ गया, ठीक है, ये तो अपन देते हैं ओरली रूट से। जबकि ऑक्सीमेथाजोलाइन, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये चीज़, ऑक्सीमेथाजोलाइन एंड जाइलोमेथाजोलाइन एंड ऑक्सीमेथाजोलाइन, ये अपन टॉपिकल एप्लीकेशन देते हैं, मतलब नेजल स्प्रे वगैरह हो गया उसमें इनको काम में लेते हैं। फिर आता है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब कि जो कफ वगैरह है, कफ है, फ्लेग में है, उसको थिन और लूज करके उसको बाहर निकालना, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कफ सिरप, ठीक है, जो अपन कफ सिरप वगैरह लेते हैं वो आते हैं। तो यूज की बात करते हैं, एक्सपेल किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। कब कब इसको काम में लेते हैं, तो कफ में, ब्रोंकाइटिस में, चेस्ट कंजेशन में इसको हम काम में लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स को। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन सी मेडिसिन आती है, गुआइफेंसिन, आयोडाइड्स, ब्रोमोक्सिडिन, अमोनियम क्लोराइड आ गया और एन एसिटाइल सिस्टीन आ गया। एन एसिटाइल सिस्टीन नाम कहीं सुना सुना लग रहा है सर, सुना सुना ऐसे लग रहा है क्योंकि ये क्या है, पीसीएम नाम सुना है, एसिटोमिनाफिन, उसका एंटीडोट होता है। ओके, फिर आता है रास सिस्टम। आपने ये रास सिस्टम पढ़ रखा है, ठीक है, आपके अब सिलेबस में नहीं है, केवल समझाने के लिए लेकर आए हैं आपके लिए रास सिस्टम। इसमें होता क्या है, जो लीवर है, लीवर से एंजियोटेंसिन नोजन है, इसको ये निकलता है, इसके बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में होता है रेनिन के थ्रू, ठीक है, एसीई है वो इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है और दो काम करता है, एक तो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का और रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करें ताकि इसको बीपी को मेंटेन कर सके। भाई रास सिस्टम का काम क्या होता है, बीपी को बढ़ाना, तो कुछ ज़्यादा ही बीपी बढ़ गई है तो इसको कम करना है हमें, ठीक है, कम करना है तो रास सिस्टम का जो भी कर रहा है उसका उल्टा कर दो, जैसे ये वेसो कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है तो वेसो डायलेट कर दो, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, एंटी हाइपरटेंशन होता क्या है, तो जब प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए 140/90 से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली आपके सिलेबस में क्या है 140/90 से अगर बीपी क्या हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको हाइपरटेंशन में कंसिडर किया गया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, अच्छी बात है। तो कौन कौन सी मेडिसिन हो गई, फर्स्ट आ गया डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है, जो कि यूरिन आउटपुट को क्या कर दे, 2 गुना कर दे, ठीक है, 2 गुना कर दे, डाई कर दे, वो होता है डायरेटिक्स। एग्जाम्पल हो गया थियाजाइड्स, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स आ गया, इसमें आता है फ्रोसेमाइड, ठीक है, फ्रोसेमाइड टोर्सेमाइड इसी में आता है। डायरेटिक्स क्या होता है देखेंगे भी आगे थोड़ी देर में। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट के वर्कलोड है, जो हार्ट वर्कलोड कर रहा है उसको डिक्रीज कर देता है और रिड्यूस कर देता है किसको, हार्ट पर जो फोर्स लग रहा है, हार्ट रेट उसको रिड्यूस कर देता है, वर्कलोड को भी डिक्रीज कर देता है। ये बीटा रिसेप्टर्स पर, बीटा रिसेप्टर को, हार्ट के बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बीटा ब्लॉकर्स। एग्जांपल्स आ गया एटेनोल, प्रोपेनोल, लाबेटालोल, मेटेप्रोलोल। ओके, एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इन एंजाइम इनिबिटर्स, उस एंजाइम को अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा भाई, ये है, इसको हम रोक देंगे तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल हो गया रामिप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लेसिनोप्रिल। ठीक है, फिर आता है ARBs। क्या ARBs मतलब एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे बात करें अपन किसके, एल्डोस्टेरोन के बारे में। रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। कौन सा रिसेप्टर है, ये वाला, यहाँ पर। ठीक है ना, वेसोडायलेशन नहीं होगा, रिड्यूस एल्डोस्टेरोन इफेक्ट्स, एल्डोस्टेरोन इफेक्ट से वो कम हो जाएगा, तो बीपी भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है एम्लोडिपिन और नेफेडिपिन। ठीक है, जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करे। वेसोडायलेटर की बात करते हैं। वेसो मतलब कि एक तरीके से ब्लड वेसल्स, डायलेटर मतलब कि डायलेट करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट है उसको डायलेट करना, वो होता है ब्लड वेसोडायलेटर्स में आता है। इसमें आ गया मिनोक्सिडिल, हाइड्रोजाइन और एनटीजी। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, वेसोडायलिसिस वगैरह हमने पहले पढ़ रखा है, ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। बात करते हैं एंटी एंजाइनल के बारे में। एंटी एंजाइनल, एंजाइना होता क्या है, तो एंजाइना सर ऐसा है, देखिए सर कुछ बात ऐसी होती है एंजाइना में, बता देते हैं आपको। ये होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें बन जाता है क्या, प्लेग। ये बन गया क्या, प्लेग, या फिर यहाँ पे कोई इकट्ठा हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो उससे प्लेग बन गया। तो यहाँ पे कुल मिला के बात है, कुछ प्लेग वगैरह बन गया, तो जैसे जो जितनी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए थी आगे की तरफ, वो जा नहीं पा रही है। ठीक है, O2 की अमाउंट भी क्या हो गई, कम हो गई, उस ऑर्गन तक O2 नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। O2 की या तो सप्लाई बढ़ाओ, ठीक है, या फिर डिमांड कम कर दो। आगे का ऑर्गन मांगेगा नहीं O2, मतलब कम मांगेगा तो जरूरत ही नहीं है, जितनी ऑक्सीजन जा रही है उससे काम चल रहा है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मांग रहा है तो फिर O2 की सप्लाई बढ़ाओ आप। तो दे ड्रग्स यूज टू रिलीव चेस्ट पेन। एंजाइना का मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। ठीक, गोल क्या होता है, गोल हमने बात कर ली, इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड्स। नाइट्राइट्स, कौन सी ड्रग्स आती है इसमें, नाइट्राइट्स आती है। नाइट्राइट्स में आता है, नाइट्राइट्स क्या काम करती है, ब्लड को डायलेट करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देती है। साइड इफेक्ट्स हो गए इसके, हाइपोटेंशन और हेडेक। एग्जाम्पल हो गए नाइट्रोग्लिसरीन, अभी पढ़ा एनटीजी, आइसोसोर्बाइड, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है, जिसमें सभी में इसमें क्या है कि नाइट्रेट आता है, एन नाइट्रोजन आता है। फिर आता है थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स नाम से कुछ पता चल रहा है सर, तो क्या पता चल रहा है नाम से, सर नाम से हमें ऐसा पता चल रहा है कि क्या होगा आपके इसका लास्ट, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स मतलब कि जो थ्रोम्बस हो रहा है, ब्लड क्लॉट है, थ्रोम्बस है, उसको क्या कर दिया, लाइसिस मतलब कि टुकड़ा कर दिया उसका। थ्रोम्बस है, जो थ्रोम्बस बना है ब्लड वेसल्स में, उसको क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, वो आती है थ्रोम्बोलाइटिक में। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक या फिब्रिनोलाइटिक्स आर ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड टू मैनेज एंड ट्रीट इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, जो कि आईवी है, इंट्रावेस्कुलर है, वेन के अंदर या आर्टरीज के अंदर जो क्लॉट बन रहा है, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बन रहा है उसको ट्रीट करता है, ब्रेक डाउन करता है। दे आर इन द प्लाज्मिनोजेंस एक्टिवेटर्स क्लास ऑफ ड्रग्स। प्लाज्मिनोजेंस क्लास में आता है थ्रोम्बोलाइटिक्स। एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, बात करते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसिटिक। अगली यूनिट आ गई है, आपको पता ना रहे। बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या होता है, जो कि बैक्टीरियो मतलब कि बैक्टीरिया, स्टेटिक मतलब कि स्टेटिक कर देना, रोक देना, मतलब कि उसको ग्रोथ को क्या करना, स्लो डाउन कर देना या रोक देना। जबकि बैक्टीरियोसिटल मतलब कि बैक्टीरिया को क्या कर दो, सिटल डेथ कर दो। इसमें बैक्टीरिया की डेथ की जाती है, जबकि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ को रोका जाता है या कम किया जाता है। दिस ड्रग स्लो डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ बट नॉट कॉज सेल डेथ। ठीक है, उसको बैक्टीरिया की जो सेल उसको डेथ नहीं की जाती, मारा नहीं जाता। एग्जाम्पल हो गया सल्फोनेमाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, इथाम्बुटोल एंड टेट्रासाइक्लिन। जबकि बैक्टीरियल सेटल्स में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया की सेल उसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, सेल डेथ की जाती है, उसको मारा जाता है, किल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसिड्स, रिफाम्सिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। ओके, चलते हैं तो सर आगे की तरफ, मैक्रोलीड। तो मैक्रोलीड क्या होता है, बताओ, मैक्रोलीड क्या होता है सर, मैक्रो, व्हाट इज मैक्रोलीड? मैक्रोलीड्स आर द टाइप्स ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाम कहीं सुना सुना लग रहा है सुना सुना।
अभी देखेंगे ब्रॉड और नैरो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल होता है, ये इसमें काम में लिया जाता है बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम में लिया जाता है, ये फाइट करता है माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया एंड लेगियोनेला, इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये क्या करता है, फाइट करता है। दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोका, ये उसके अगेंस्ट भी काम करता है। क्यों? ट्रीट इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, लंग्स के इन्फेक्शन को, स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, मैक्रोलेट्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज इज यूजुअली कंसिडर्ड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अभी देखा हमने कैसे काम करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक तरीके से काम करता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। दे आर ओनली इनिबिट्स द बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया को इनिबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ को मारता नहीं है, किल नहीं करता। कौन कौन सी मेडिसिन में आती है, तो ये मेडिसिन होगी एजिथ्रोमाइसिन, पेडोक्सिमिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये इसमें मेडिसिन आती है, एग्जांपल्स हो गए इसके। द मैक्रोलेट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू ट्रीट रेदर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है मैक्रोलेट्स, इसके एग्जांपल ये हो गए। ठीक है, दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन। अच्छा, ये मतलब इनहिबिट कैसे करता है यार ये ग्रोथ को, आपने कभी सोचा कि ये करता कैसे, काम कैसे करता है? तो ज़्यादातर जो भी एंटीबायोटिक या जो भी ड्रग्स वगैरह होती है, ये जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, उनके प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा लिखने के लिए तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या लिखे, तो उसमें एक लाइन लिख दो कि दे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना, तो बैक्टीरियल वायरल है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, इनिबिट कर देता है। ये लाइन आ गई, ये लाइन चेप कह सकते हो आप, कौन सी? दे एक्ट बाय इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है ये। ठीक है, बस ये इतना लिख के आना है। जबकि मैक्रोलेट्स की बात चल रही है तो ये 50S राइबोसोम होता है, उस पर ये इनिबिट करता है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहले देखते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कुछ ही ड्रग्स, ये ड्रग्स है वो कुछ ही बैक्टीरिया के लिए काम में ली जाती है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। दीज एंटी माइक्रोबियल आर एक्टिवेट ओनली अगेंस्ट ओनली ए फ्यू स्पीसीज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। किस पर? फ्यू स्पीसीज पर, जैसे अमिकासिन हो गया है, जेंटामाइसिन हो गया। ठीक है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अफेक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, यूजुअली वेयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोब इज अननोन। ठीक है, जब हमें पता नहीं है कि भाई, सपोज करिए कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी पेशेंट आया, तो अब हमें पता नहीं है कि इसके मतलब कि इसको किसने अफेक्ट किया है, किस बैक्टीरिया के कारण या किस वायरस के कारण या किस फंजाई के कारण इसको इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इसको इन्फेक्शन हुआ है, हमें पता नहीं है, तो हम देंगे, अननोन है मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि वो सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और इस फंजाई के लिए काम मिल जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट एक्ट ऑन द टू मेजर बैक्टीरियल ग्रुप्स, कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों पर ये एक्ट करती है। और एनी एंटीबायोटिक दैट एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, these medications are used to treat, these medications are used when a bacterial infection is susceptible but ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज अननोन। वही बात आ गई, हमने भी करी। एग्जांपल हो गया डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, इम्यूनोग्लाइकोसिल्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेप्टेड नहीं है उसमें, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। बात करते हैं क्विनोलोन्स के बारे में। किसके बारे में? क्विनोलोन्स के बारे में। तो क्विनोलोन्स क्या होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लास में आता है, एंटीबायोटिक्स होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए काम में लेता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। दीज आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स एजेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन, कौन कौन से आता है इसके अंदर। क्विनोलोन्स में आते हैं हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स, मोक्सीफ्लोक्सिसिन, सिप्रोफ्लोक्सिसिन, लेवोफ्लोक्सिसिन, डेलोफ्लोक्सिसिन, ओफ्लोफ्लोक्सिसिन। नाम सुन रखा है सबने, हॉस्पिटल ड्यूटी करी हो तो आपने। ठीक है, फिर आता है आपके पास एमिनोग्लाइकोसिड्स। एमिनोग्लाइकोसिड्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक दोनों टाइप की होती है। दे हैव पॉलीबेसिस एमिनो ग्रुप्स लिंक्ड, मतलब किसकी स्ट्रक्चर है वो पॉलीबेसिक एमिनो ग्रुप से लिंक्ड होते हैं ये। ठीक है, और एमिनो शुगर्स होते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोडिन 2 डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर होगी, याद करो तो करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो एमिनोग्लाइकोसिड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जो कि सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम लिया जाता है। वाइल लेस कॉमन एमिनोग्लाइकोसिड्स, जबकि लेस कॉमन एमिनोग्लाइकोसिड्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैव आल्सो बीन टू यूज सिलेक्टेड। ठीक है, मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक्स तो एमिनोग्लाइकोसिड्स की बात चल रही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, तो कुछ तो ग्राम नेगेटिव को किल करते हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव को किल करते हैं। एमिनोग्लाइकोसिड्स विच डिराइव्ड फ्रॉम
अब एमिनोग्लाइकोसाइड से जिसके नाम के पीछे क्या लग रहा है, माइसिन, MIMYCIN लग रहा है, तो वो कौन से जीनस से है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनाया गया है या स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से है। जबकि माइक्रो मोनोस्पोरा से जो है, जो भी माइक्रो मोनोस्पोरा से डिराइव्ड हुए हैं जो जो भी मेडिसिन, उसके पीछे सफिक्स क्या लगता है, मिसिन, जिसको माइसिन ही बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा लो। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो ये इससे लिया गया है, जेंटामाइसिन इससे है, ठीक है, कानामाइसिन हो गया, इमिकासिन हो गया, तो ये सभी क्लासिफिकेशन देख लिया। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी टीबी ड्रग्स, तो एंटी टीबी ड्रग्स क्या आती है, जो कि टीबी को ट्रीट करे। अब टीबी क्या होता है, टीबी एक ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, इसके थ्रू फैलता है। द ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट टीबी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं जिसको, जो कि टीबी के अगेंस्ट काम करे। अब इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती है जो कि डोट्स थेरेपी, आपने नाम सुना होगा डोट्स थेरेपी, इसे डोट्स थेरेपी बोलते हैं। आइसोनियाजाइड्स हो गया, रिफाम्सिन हो गया, पायरेजिनामाइड, एथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको अपन IM रूट से देते हैं, ओके, जबकि ये सभी ओरली होती है। सेकंड लाइन में आता है इथियोनामाइड, ठीक है, अमीगासिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सिन, ये सभी इसमें पैरामिनो PACS बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये सभी सेकंड लाइन आती है, मतलब इनके साथ ये भी देनी पड़ती है जो कि प्रिस्क्राइब हो तब। फिर आता है सल्फेनोमाइड्स। सल्फेनोमाइड्स अभी हमने सेकंड चैप्टर में देखा था सल्फेनोमाइड्स के बारे में। सल्फेनोमाइड्स वर फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट बी यूज सिस्टमेटिकली इन द मेन, ह्यूमन में लिया जाता है सिस्टमेटिकली। अब यहाँ पर अगर मेन लिख रखा है तो ये नहीं कि केवल ये मेल में ही लिया गया हो या आदमी में लिया हुआ, नहीं, ये सभी में लिया जाता है। मेन का मतलब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन, ओके। शॉर्ट एक्टिंग में आता है एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट्स में लॉन्ग, तो ये आप एग्जाम्पल याद करें, एग्जाम्पल को तो आपको याद करने, ठीक है, एग्जाम्पल का कोई आपके वो नहीं है ट्रिक वगैरह, कुछ कुछ जो भी एग्जाम्पल आप से हो सके वो याद करें। फिर आता है एंटीप्यूराइटिक्स। एंटीप्यूराइटिक्स लास्ट टॉपिक पर आ गए अपन, फार्मा फर्स्ट के अपन, ठीक है। एंटीप्यूराइटिक्स क्या होता है, एंटीप्यूराइटिक्स जो कि एंटी इचिंग ड्रग्स भी बोलते हैं इसको अपन। प्यूराइटिस का मतलब क्या होता है, इचिंग होता है, प्यूराइटिस का मतलब इचिंग होता है, जो कि लैटिन वर्ड है, जो कि इचिंग को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, प्यूराइटिस को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं या रोकते हैं, वो होता है एंटीप्यूराइटिक्स में। इट ऑफन एसोसिएटेड विद सनबर्न, किस किस से हो सकता है ये, तो सनबर्न से हो सकता है, एलर्जिक से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, सोराइसिस हो गया, चिकन पॉक्स, फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट्स, स्टिंग, लाइक इन सभी से इन सभी से जो इचिंग होती है, खुजली होती है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीप्यूराइटिक्स दी जाती है, ठीक है। तो कॉमन एंटीप्यूराइटिक्स आती है टॉपिकल एंटीप्यूराइटिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, क्रीम की फॉर्म में होती है, स्प्रे की फॉर्म में होती है, अवेलेबल इन द OTC, ओवर द काउंटर, मतलब कि प्रिस्क्राइब की इनको जरूरत नहीं है। ओरल एंटी इच ड्रग्स ऑल्सो एग्जिस्ट एंड आर यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक, जो ओरली ड्रग्स दी जाती है एंटीप्यूराइटिक्स की, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है हमें, जबकि जो स्प्रे वगैरह है टॉपिकल रूट से दी जाती है उसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, OTC अवेलेबल है। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं देख लेते हैं। हाइड्रोजालिन हो गया, ठीक है, ये इनकी क्लासेस हो गई, ये हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, लिडोकेन वगैरह हो गया, तो ये सब मेंथेनॉल, काउंटर रिटेंट्स में आता है आपके पास सच एज मिंट ऑयल, मेंथेनॉल, ठीक है, ये सभी आपको याद करनी पड़ेगी भाई, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में तो, ठीक है। ये होता है आपके पास फार्मा फर्स्ट कंप्लीट। फार्मा सेकंड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एंटीहिस्टामिन जो कि आपके किस पे है, ENT वाली ड्रग्स, ENT ड्रग्स है ना, वहां पे आ चुके अपन, अगर आपको पता ना हो तो। ड्रग्स एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिन्स वे ड्रग्स होते हैं जो कि हिस्टामिन्स के एक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। हिस्टामिन है, हिस्टामिन कब रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज कब होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, टिश्यू इंजरी हो गई, ड्रग्स एंड फॉरेन कंपाउंड्स को हमारे एंटर करें बॉडी के अंदर, तो हिस्टामिन रिलीज होता है और उसको ब्लॉक करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन काम में लेते हैं, ठीक। अब सुनो, हमने पढ़ा था एनाफाइलेक्टिक्स ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, वहाँ भी क्या होता, हिस्टामिन रिलीज हुआ था, आया याद कुछ आगे सर। तो एंटीहिस्टामिन है, उसको भी हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आती है, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती है वो ब्रेन BBB होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उनको क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, क्रॉस कर देगा तो सेडेशंस वगैरह आएंगे, सेडेशन आपको पता है क्या होता है, और कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर हो जाएगा, मतलब कि जो भी मेमोरीज होती है, ठीक है, हमारी मेमोरीज होती है, एक तरीके से क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ओके। कौन कौन सी मेडिसिन आ गई, प्रोमेथाजाइन आ गया, हाइड्रोक्साजाइन आ गया, इधर से फेनरामाइन आ गया, सिनराजिन, ठीक है, क्लोरोफेनरामाइन आ गया, और क्लिमिस्टीन हो गया, ठीक है। ये होती है किसकी बात, ये हमने कर ली फर्स्ट जनरेशन की। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन है वो क्या करता है, BBB को क्रॉस करता है, ये BBB को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लेस होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं। एग्जाम्पल हो गया
फेक्सोफेनाडिन, लेरेटाडिन, सिट्रीजिन एंड लिवोसिट्राजिन। ओके, नाम सुन रखा है सबका। इन दोनों का तो सुन ही रखा होगा, लिवोसिट्राजिन और सिट्रीजिन को तो सुन रखा है ना। यस सर, ओके। फिर करते अपन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात। इसकी बात H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है भाई? पास में नहीं है भाई। एक बात बताओ, अभी क्या करा था हमने? ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्या था? H1 रिसेप्टर ब्लॉकर थे, ठीक है। एंटी हिस्टामिन है। हिस्टामिन के कितने? 4 रिसेप्टर होते हैं। H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 और H4। तो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन किस में आता है? H1 रिसेप्टर में आता है, ठीक है। अब करते हैं अपन H2 रिसेप्टर की बात। किसकी बात? H2 रिसेप्टर की बात। H2 रिसेप्टर्स में क्या होता है? दीज आर वेल टॉलरेटेड, सो एडवर्स इफेक्ट्स फ्यू। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है? कम होते हैं और माइल्ड होते हैं। कॉमन अगर बात करें तो कॉमन हेडेक हो सकता है, जैसे H2 रिसेप्टर में एग्जांपल्स कौन कौन सी ड्रग्स आती है? सिमिटिडिन, पेमोटिडिन, निजाटिडिन एंड रेनिटिडिन। ओके, ये हो गया H2 रिसेप्टर की बात। फिर करते हैं अपन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दैट यूज इन आई डिसऑर्डर। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है एंटी हिस्टामिन जो कि आई में काम में ली जाती है? किसमें? आई के अंदर काम में ली जाती है, आंखों में। तो होती है एंटाजोलाइन सल्फेट एंड ओलोपेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एंटाजोलाइन सल्फेट एंड ओलोपेटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो ड्रग्स होती है। कब काम ली जाती है? कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो जाए, आई डिसऑर्डर हो जाए, उस टाइम पर काम ली जाती है। टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। आई के टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं। हाँ, एक बात और कर लो, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज्ड इन ईएनटी। यहाँ क्या आ जाए? आई की जगह ईएनटी आ जाए तो क्या लिखोगे? तो सर हम लिखेंगे, आपने पढ़ाया था हमें, एक तो बताया था सिट्रीजिन, सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन बताया था आपने, और एक बताया था आपने सिप्रोहेप्टाडिन। क्या बताया था? सिप्रोहेप्टाडिन, ठीक है, ये बताया सर हमने, दो बताई थी, ठीक है। बिल्कुल याद तो है मतलब आपको। फिर टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। आई के अंदर कौन कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन लिए जाते हैं? अब ये तो है नहीं कि आई है तो आई के अंदर अपन क्या करेंगे? कोई क्रीम वगैरह डालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते अपन। क्या करेंगे? आई ड्रॉप। आई ड्रॉप हो गया या फिर ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आता है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। अभी पढ़ा हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है? टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम में जाती है। एक तो होता है क्लोरामफेनिकोल और एक होता है जेंटामाइसिन। डोजेस की बात कर लेते हैं। डोजेज होते हैं टू ड्रॉप इन अफेक्टेड आई या 1 to 2 ड्रॉप, ठीक है। कब कब काम लेते हैं? तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाए और क्या हो जाए? ब्लेफेराइटिस। ब्लेफेराइटिस क्या होता है? आईलिड का इन्फ्लामेशन हो जाए। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। ब्लेफेराइटिस मतलब कि आईलिड होती है, आप देख पा रहे हो आईलिड, कांच में जाके देखो क्या होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाए। क्या होता है? टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर ईयर। अब ईयर, कान के लिए क्या होता है भैया? कान के लिए होता है सोडा ग्लिसरीन और एक होता है बोरिक स्प्रेड ईयर ड्रॉप, ठीक है। दोनों क्या होता है? दोनों का काम क्या होता है? बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने का होता है। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिकली ये ईयर वैक्स होता है, जो कान के अंदर वैक्स होता है, उस वो अगर बिल्डअप हो जाए उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए काम लिया जाता है। सोडा ग्लिसरीन है। सोडा ग्लिसरीन में क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि बेकिंग सोडा होता है। अब आपने देखा होगा बेकिंग सोडा क्या काम करता है? अपन जो किचन में भी काम में लेते हैं बेकिंग सोडा को, तो ये एक तरीके से फुलाने का काम करता है। जैसे ढोकला वगैरह आपने बनाया हो, देखा हो, तो वो क्या करता है? बेकिंग सोडा उसको फुला देता है। कोई भी आइटम होता है उसको फुला देता है। तो वैसे ही बेकिंग सोडा है, वो कान में क्या जाके क्या करेगा? जो ईयर वैक्स है, ईयर वैक्स है उसको क्या कर देगा? फुला देगा, फुला देगा। और ग्लिसरॉल है उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देगा। ये बात होती है, ये डोज हो गई इसकी। ओके, डायूरेटिक्स बात करते हैं। डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स क्या होती है? तो ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिकेशन जो कि क्या करते हैं? दो गुना करते हैं या अमाउंट बढ़ाते हैं। किसका? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रेट सोडियम वगैरह होते हैं ना, एक्सक्रेट सब्सटेंस, उनके अमाउंट को बढ़ा दे, ठीक है। वो होती है डायूरेटिक्स। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। दो क्लासिफाइड किया है, तो अपने टाइप्स के अकॉर्डिंग, और एक किया है हमने एफिकेसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन टाइप्स। टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से में कर दिया? हाई सीलिंग में आ गया लूप डायूरेटिक्स, जिसमें आता है, जिसमें क्या कहता है? फ्रूसेमाइड, टोरसेमाइड। दूसरा होता है थियाजाइड्स डायूरेटिक्स, इसमें आता है क्लोरोथियाजाइड्स एंड क्लोरोथियाजाइड्स और हाइड्रोथियाजाइड्स और बेंजोथियाजाइड। ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स है, इसमें आता है मैनिटोल आ गया, यूरिया आ गया, ठीक है। जबकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसमें आता है एसिटाजोलामाइड, सॉरी एसिटाजोलामाइड। अब सुनो, इसके बाद में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, क्या? एक आपने पोटेशियम स्प्रिंग, पोटेशियम स्प्रिंग भी आता है, ठीक है। ये आ गया पोटेशियम स्प्रिंग। एफिकेसी का अकॉर्डिंग हमने तीन टाइप में किया है, हाई एफिकेसी, मीडियम और वीक एफिकेसी। जिसकी पावर ज़्यादा हो, वो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा एफिकेसी के साथ काम करे, तो वो आती है हाई एफिकेसी के अंदर। जैसे लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स क्या होती है? फ्रूसेमाइड, टोरसेमाइड। मीडियम एफिकेसी के अंदर क्या आती है? मीडियम एफिकेसी के अंदर आती है थियाजाइड्स डायूरेटिक्स। थियाजाइड्स क्या होती है हमने देख लिया, ये बेंजोथियाजाइड्स, क्लोरोथियाजाइड्स, ठीक है। वीक थियाजाइड्स के अंदर आती है ये तीन चीज़ें, ठीक है सर।
आगे चलते हैं एंटी डायरेटिक्स। अब एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, जो क्या करे, जस्ट अपोजिट टू डायरेटिक्स। जो डायरेटिक्स के क्या होता है, अपोजिट होता है, वो होता है एंटी डायरेटिक्स। वो बढ़ा रहा है तो ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है, वो यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। कौन, डायरेटिक्स। कब कब काम में लिया जाता है ये, क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए, प्राइमरी नॉक्चूरनल, मतलब एक तरीके से बेड ब्रीडिंग, बेड वेटिंग, जो बिस्तर में कर देते हैं, ठीक है, बिस्तर गीला कर देते हैं ना, वो आता है एंटी डायरेटिक्स में। नॉक्चूरिया, जिसे नॉक्चूरिया बोलते हैं, ठीक है। ओआरएस के कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। ओआरएस अब यहाँ पे क्यों दिया है सर आपने, हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपके टॉपिक आता है क्या, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, उसके अंदर आता है ओआरएस। ओआरएस का कैसे याद रखोगे, एक काम करो, ऐसे याद रखो, 26 15 29 135, 26 15 29 135, ऐसे जल्दी याद होगा। तो 26 से क्या हो गया, और पॉइंट लगा दो आप, सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम 15, ट्राइसोडियम क्लोराइड 29, ऐसे याद रखो, ठीक है। 2.9, ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का मान होता है 13.5, और वाटर 100 ml होता है, ये 1 लीटर होता है। ये होता है ओआरएस बनाने का पूरा कंपोजिशन। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं अपन। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, पेन किलर होता है, बेसिकली पेन किलर होता है। पेन किलर मतलब कि जो पेन को क्या करे, रिलीव करे विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाए, विदाउट हटा दे, तो वो किसमें आएगा, तो फिर वो आएगा एनेस्थेसिया में। किसमें, एनेस्थेसिया में। जबकि ये क्या आए, कॉन्शियस रहेगा पेशेंट, बस उसको दर्द वगैरह है, पेन फील नहीं होगा, पेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो होता है पेन किलर एनाल्जेसिक्स में। इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, नॉन ओपियोइड्स में और ओपियोइड्स में। नॉन ओपियोइड्स में आता है एनएसएआईडी, जबकि ओपियोइड्स में आपके पता ही क्या आता है, ओपियोइड्स अलग ही एक क्लास है। चलो तो देखते हैं दोनों को। फर्स्ट देखिए एनएसएआईडी। एनएसएआईडी क्या होता है, एनएसएआईडी, तो सर एनएसएआईडी ऐसा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसके अंदर, जो कि इन्फ्लामेशन वगैरह को ट्रीट कर देता है। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, फुल फॉर्म एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मेड अप अबाउट हाफ ऑफ एनाल्जेसिक्स। इसमें कुछ एनाल्जेसिक्स के पाए जाते हैं गुण, ठीक है, और अपोजिट्स टू ओपोइड्स, ओपोइड्स के अपोजिट होते हैं ये ओपोइड्स से इसके क्या है, अपोजिट है, उल्टा है बिल्कुल। और कैसे काम करता है, एक अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्लॉक पेन सिग्नल ऑफ ब्रेन, ब्रेन है उसके पेन सिग्नल पर को ब्लॉक कर देता है। अब एनएसएआईडी बेसिकली काम कैसे करता है, देखो एनएसएआईडी है, एनएसएआईडी में काम कैसे करता है एनएसएआईडी। अगर हम देखें एनएसएआईडी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो उसमें देखिए, पहले मैंने आपको बताया था, पूरा पढ़ रहे थे मुझे, अभी बता रहा हूँ कि वो क्या करता है। बेस देखो, होता क्या है, इस पेज में लिखते हैं। एनएसएआईडी हमारे ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडी पाया जाता है, नाम सुन रखा है, प्रोस्टाग्लैंडी पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडी क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडी ही प्रोड्यूस करता है पेन को। प्रोस्टाग्लैंडी के कारण ही हमें क्या होता है, पेन फील होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। लेकिन जब क्या करें अपन, प्रोस्टाग्लैंडी को क्या कर दे, प्रोस्टाग्लैंडी को क्या कर दे, नष्ट कर दे, बनने ही ना दे उसको, तो कैसा रहेगा, पेन नहीं होगा। एनएसआईडी, एनएसआईडी से काम करती है। तो अब प्रोस्टाग्लैंडी को बनाता कौन है सर, तो प्रोस्टाग्लैंडी का सिंथेसिस कौन करता है, कोक्स एंजाइम। क्या करता है, कोक्स एंजाइम। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि कोक्स एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर देंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी तो पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये सही रहेगा सर, ऐसा ही करेंगे हम, ऐसा ही करेंगे। तो ये कर दिया। तो फर्स्ट आता है नॉन सेलेक्टिव कोक्स एंजाइम। अब कोक्स एंजाइम में कोक्स 1 और कोक्स 2, तो जो नॉन सेलेक्टिव है ये कोक्स 1 को भी करता है और कोक्स 2 को भी इनहिबिट करता है। कोक्स एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज, कोक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज। उसमें ये कोक्स 1 को भी, कोक्स 1 एंजाइम है उसको भी इनहिबिट करता है, कोक्स 2 एंजाइम को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। नॉन सेलेक्टिव है ये। एग्जांपल हो गया आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन एंड एंडोमेथासिन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीफेरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर्स में। तो ये केवल किसको करता है, कोक्स 1 कोक्स 2 को करता है, लेकिन ज्यादा किसको करता है, कोक्स 2 को क्या करता है, ज्यादा करता है इनहिबिट, कंपेयर देन कोक्स 1। कोक्स 1 को कम करता है, कोक्स 2 को ज्यादा करता है। एग्जांपल आ गया निमोसलाइड एंड मेलोक्सिकेम। फिर आता है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स। ये केवल किसको करता है, कोक्स 2 को इनहिबिट करता है। एग्जांपल आ गया सेलेकॉक्सिब एंड एटोरिकॉक्सिब। शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, ये 3 क्लासेस में कर दिया, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया जिसको हमने 2 में कर दिया। एनएसआईडी की बात चल रही है। तो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब कि ये पहली बात तो जल्दी असर करेगा, ये शॉर्ट एक्टिंग है, जल्दी असर करेगा हमारे, जल्दी इससे पेन रिलीफ होगा। लेकिन इसका जो एक्टिंग है, जो इसका असर है, वो कम टाइम के लिए होगा, 6 घंटे से कम के लिए होगा। आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनिक हो गया। जबकि लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादा देर तक काम करेगा, तो नेप्रोक्सेन हो गया, पिरोक्सिकेम हो गया, मेलोक्सिकेम हो गया। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स, मतलब कि फीवर में काम मिल जाए, फीवर हो जाए, पायरेक्स हो जाए, तो इसमें आता है पैरासीटामोल या एसिटोमिनोफेन। क्या आता है, एसिटोमिनोफेन। इसका एक्शन की बात करें कैसे काम करता है, ये तो एनाल्जेसिक्स भी होता है, ये गुड एंटीपायरेटिक्स भी होता है, और कुछ इसमें कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है।
ये प्रॉपर्टीज है इसकी, पीसीएम की, पैरासीटामोल की। ये इसका फॉर्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C8H9NO2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाम क्या हो गया इसका, पेरा एमिनो, क्यों, क्योंकि ये फिनोल है, क्या है, ये फिनोल है, ये क्या हो गया, फिनोल हो गया। फिनोल के पेरा पर क्या लग रहा है, NO2 लग रहा है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप लग रहा है, पेरा एमिनो इसका नाम हो गया। इंडिकेशन कब काम लेते हैं, पेन और फीवर में काम लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टूथ एक हो, दांतों में दर्द हो, हेडेक हो, डिस्मेनोरिया, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, पीरियड के टाइम पर जो पेन होता है उस टाइम पे काम में लेते हैं इसको। इंजरी हो गई, इंजरी पेन्स हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया, ये हो तब भी हम इसको पीसीएम को काम में ले सकते हैं। अगर पीसीएम या एसिटोमिनोफेन क्या हो, कोडिन के साथ मिक्स करते हैं, कोडिन के साथ मिक्स करते हैं, तो इसको हम नया नाम दे देंगे, कौन सा, टाइलेनॉल। ओके, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक। अब वैसे तो आपके सिलेबस में ये कहाँ पे दे रखा है, तो आपके सिलेबस में दे रखा है सीबीएस में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दे रखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको नर्वस में। क्यों, क्योंकि ये बेस मेनली होता क्या है, ये नर्वस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कोलिनर्जिक्स क्या होते हैं, वो सभी सब्सटेंस जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करे, वे सभी सब्सटेंस जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह बिहेव करे, उसकी मिमिक्री करे, उसकी तरह काम करे, वो आता है कोलिनर्जिक में। अब एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। कब काम में लेते हैं इसको, एल्जाइमर डिजीज हो, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, एटोनियो स्मूथ मसल्स हो गया, OCIT, यूरिनरी सिस्टम, इससे लेते हैं। कब कब काम में नहीं लेते, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, अस्थमा, एपिलेप्सी, स्लो हार्ट बीट हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म, गैस्ट्रिक अल्सर, ये हो गया। अब एंटीकोलिनर्जिक है, तो जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो इसके इंडिकेशन है। एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है, मतलब कि जो एसिटाइलिन कोलिन है या कोलिनर्जिक है, उसके एक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ओके, एसिटाइलिन कोलिन है, उसके ब्लॉक कर दिया उसको, तो वो आता है एंटीकोलिनर्जिक में। एग्जाम्पल हो गया एट्रोपिन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया, देख लो। यूजेस कब कब काम लेंगे, तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, डायरिया, नोजिया, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, साइनस, ब्रेडिकार्डिया, इंसोम्निया, डिजीनेस, इसके यूजेस हो गए, इंडिकेशंस हो गए। ओके, फिर आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स की बात करते हैं अपन। अब ओपियोइड्स क्या होते हैं, तो ये भी एनाल्जेसिक्स होते हैं, भी हमने देखा, तो ये भी वही पेन किलर के रूप में काम में लिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक और गुण पाया जाता है, कौन सा, ओपियोइड्स का, ठीक है। अब ओपियोइड्स क्या होता है, आप सबको पता है, काम कैसे करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, और जो भी ओपियोइड रिसेप्टर है वो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है। क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्लासिफाइड ऑफ द ओपियोइड्स, कौन कौन से, नेचुरल, अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑन द देयर ओरिजिन्स, उनके उत्पत्ति के अनुसार हमने इनको अलग अलग क्लासों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो गया नेचुरल। नेचुरल में आता है जो कि नेचुरली बनाया जाए, किससे, ओपियम पोपी, नाम सुन रखा है, ओपियम पोपी एक तरीके से अफीम हो गया। एग्जाम्पल हो गया कोडिन और मॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक जो कि नेचुरल प्लस केमिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो गया हेरोइन या हीरोइन, ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन। सिंथेटिक है, सिंथेटिक में आ गया फेंटानाइल, मेथाडोन एंड टर्माडोल। फुल्ली सिंथेटिक होते हैं, फुल्ली सिंथेटिक में लेब मेड होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपने भी बात करी ना, कौन सी, फेंटेनाइल की, फेंटेनाइल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। तो अब सुनो, कब कब काम लेते हैं ओपियोइड्स को, सीवियर और एक्यूट क्रोनिक पेन में, जब ज़्यादा दर्द हो तब हम इसको काम में लेंगे, कम दर्द हो तो अपन NSAID को काम में लेंगे, ठीक है। जैसे कैंसर पेन हो गया और पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो गया। कफ रिफ्लेक्शन, कफ के लिए भी काम में लिया जाता है कोडिन को। कफ सिरप देखोगे तो उसमें नाम आएगा आपकी कोडिन। सीवियर डायरिया हो तो उसमें लोपेरामाइड को हम काम में लेते हैं, ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम, नो। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स, प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो कि एनेस्थेसिया से पहले काम में ली जाए, कौन कौन सी हुई देखेंगे। बिफोर एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों क्यों ली जाती है, तो रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी कम करने के लिए, प्रोवाइड पेन रिलीफ, डिक्रीज सिक्रेशन, सिक्रेशन को कम करने के लिए। कौन से सिक्रेशन, जैसे एंटी इमेटिक्स देते हैं तो वो वोमिटिंग को रोकता है, सिक्रेशन हो रहा है। प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स, नो लाइक मोनोजिया हो गया। इंप्रूव सेफ्टी एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ सर्जरी, इन सभी को ट्रीट करने के लिए, इन सभी के लिए हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग काम लेते हैं, मतलब कि ऑपरेशन से पहले या एनेस्थेसिया से पहले हम काम लेते हैं। तो पहली आ गई, आप कैसे याद रखोगे इसको, पर बताया था मैंने आपको पहले भी। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स में आ गया एंजाइटीज को रिड्यूस करने के लिए काम में जाती है डायजेपाम, मिडाजोलम, लोरेजोपाम, जिससे कि भाई उसके दिमाग में जो डर बैठ रहा है कि ऑपरेशन से मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए एस4 सेडेटिव्स। फिर बात करते हैं A4 एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन, सर्जरी के टाइम पे जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में जाती है, मॉर्फिन, फेंटाइल और टर्माडोल हो गया। फिर आ गया एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, क्या आ गया, एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में आ गया एट्रोपिन, ठीक है, जो कि सिक्रेशंस को रिड्यूस सलाइवा एंड प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया। एंटीमेटिक्स क्या गया, एंटीमेटिक्स और ओंडास्टेरोन, ये नोजोमेटिक को रोकता है और
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटासिड्स जो हमने पढ़ा है पहले, ए और एच, ठीक है। तीन क्या है, एस ए और एच, ये हो गए पूरी आपकी ड्रग्स, ठीक है। सेडेटिव्स, एंटीमेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एनाल्जेसिक्स, सॉरी एनाल्जेसिक, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटासिड बोल दो। अब बात करते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट्स के बारे में। यूट्राइन स्टिमुलेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग्स विच यूज्ड स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसको स्टिमुलेट कर देता है यार। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, एर्गोमेट्रिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ठीक है। इसको अपन ऑक्सीटोसिन और इकोबोलिक्स भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कब कब काम लेते हैं, इंड्यूस लेबर के काम में। देखो आपने देखा होगा, ये सुना होगा, अभी तो हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं गई आप, इसमें MCH मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में नहीं गए आपके लेबर रूम वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, या तो नॉर्मली तो नेचुरल बनता है वुमेन में हॉर्मोन्स, लेकिन अगर ना हो, जरूरत पड़े तो हम ये काम में लेते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन के टाइम पर काम लेते हैं और आफ्टर डिलीवरी काम में लेते हैं। एर्गो ड्रग्स में आता है नेचुरल ड्राई एल्कलॉइड्स होता है, ये नो रिलैक्सेशन, पूरे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ये, ओके। मेडिसिन से ड्रग्स आ गई, एग्जांपल एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटॉक्सिन। प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो भी आपके अबॉर्शन और इंड्यूस लीवर में काम मिल जाती है। दे प्रोड्यूस सॉफ्टनिंग एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, तो सर्विक्स से उसके डायलेशन के लिए काम मिल जाती है। और दे आर मोर इफेक्टिव सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर 84 दिन या 84 डेज का होता है, पता है आपको। यूट्राइन रिलैक्सेशन जस्ट अपोजिट टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओके। एस्पिरिन वगैरह एटोसाबिन, ये सब उसमें यूट्राइन रिलैक्सेशन में काम मिल जाती है। अब क्यों लेते हैं इसको, तो टू डिले प्रीमेचर लेबर। मान लीजिएगा 7 महीने में अगर बेबी हो रहा है तो उसको डिले करने के लिए काम में लिया जाता है ये। डिस्मेनोरिया में काम में लिया जाता है। अब डिस्मेनोरिया क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, प्रेगनेंसी वाला, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। HRT क्या होता है, हार्मोन या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT क्या होता है, जब वुमेन में क्या हो जाए, नेचुरली जो हॉर्मोन्स वगैरह है वो लॉस हो जाए मेनोपॉजल के टाइम पर। सिम्टम्स वगैरह, हार्मोन रिप्लेसमेंट हार्मोन दैट वुमेन लॉस थ्रू आउट द मेनोपॉजल ट्रांजिशन और एलिवेटेड द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज के टाइम पर जो सिम्टम्स आते हैं उनको कम करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी हार्मोन वगैरह है वो लॉस हो गए हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए HRT काम में ली जाती है, ठीक है सर। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड एज HRT, ठीक है। डज नॉट सूट एवरीवन, ये हर किसी पर सूट नहीं करती, हर किसी पर सूट नहीं करती, सूटेबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ब्रेस्ट कैंसर है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा था, उसमें आया था आपके HRT। इंडिकेशंस कब कब काम में लिया जाता है, तो मेनोपॉजल के टाइम पर जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एंड हो जाए, ठीक है। हेल्प्स टू पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन मेंटेन हेल्दी हार्मोन लेवल, वही बात आ गई हेल्दी वुमेन लेवल के लिए। टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड हिप फ्रैक्चर्स, इनको प्रिवेंट करने के लिए भी काम में ली जाती है ये। ऑक्सीटोसिन क्या होता है सर, ऑक्सीटोसिन क्या है, अभी देखा हमने, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है नॉर्मली प्रोड्यूस बाय पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होता है, सिंथेसिस होता है और रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ये। मेनली आपके हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर से। ये कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन इज मेमेलियन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन क्या है, स्तनधारी हार्मोन होता है, मेमेलियन हार्मोन होता है, जो कि इट आल्सो एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है पता है, जैसे भी पढ़ा है, एसिटाइलकोलिन भी क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैसेज को कैरी करता है। इट इज रिलीज्ड मेनली आफ्टर डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग लेबर। जो भी हमने देखा कि किस में देखा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि रिलैक्सेशन हो जाए, सॉरी डिस्टेंशन हो जाए सर्विक्स का और वेजाइना ड्यूरिंग लेबर, उस टाइम पर ये रिलीज होता है। यूजेस की बात करते हैं, क्या क्या यूजेस इसके ऑक्सीटोसिन के। इट इज हार्मोन यूज टू ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस लेबर, एक तो लेबर के टाइम पर काम लेते हैं, हाँ भाई अब प्रेगनेंट, अब बेबी आने वाला है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम इसको काम में लेते हैं। इट ऑल्सो यूज टू रिमूव आफ्टर, प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए, प्लेसेंटा को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है आफ्टर बर्थ, और ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जाता है। दिस मेडिकेशन स्लोली गिवन बाय वेन के थ्रू इसको हम देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कैल्शियम, कैल्शियम को इनहिबिट के लिए किया जाता है, देयर बाय ब्लॉकिंग द एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन। अब एक्टिन मायोसिन क्या होता है, इन वो आपने पढ़ा होगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एनाटॉमी में,
बस उसी में आता है। इंडिकेशन है हाइपोमैग्नीशियमिया, कब कब काम में ले, मैग्नीशियम सल्फेट कब काम में लेंगे, तो हाइपोमैग्नीशियमिया जब मैग्नीशियम की अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लेंगे। दूसरा है प्रिवेंट द सीजर ऑफ एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के टाइम पर, अब एक्लेम्सिया क्या होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो सीजर्स आते हैं वो होता है एक्लेम्सिया, उसको रोकने के लिए काम में लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब काम में ना ले, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो, नो हार्ट ब्लॉक, उस टाइम पर हम इसको काम में ले लेंगे। डोजेज आईवी, आईएम और पर ओरल, ठीक है, ओरली भी हम इसको दे सकते हैं। और इसको कैसे देंगे, कंबाइंड विद डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 5% आपने देखा होगा, ड्रिप वगैरह आईवी फ्लूइड आता है, उसके साथ में इसको कंबाइन करके देते हैं, मिक्स करके देते हैं। कीमोथेरेपी क्या आती है बात, अब बात करते हैं इसके बारे में। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी को हम कीमो भी बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होती है, ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, ये आपके एमएसएन में भी है। ओके, अब कीमोथेरेपी, द मेन पर्पज ऑफ कीमोथेरेपी इज किल कैंसर सेल, कैंसर सेल को मारना, किल करना ही इसका मेन काम होता है। इट इज यूजुअली यूज टू ट्रीट पेशेंट विद कैंसर, जो कि पेशेंट कैंसर से पीड़ित है या उनको कैंसर हो रहा है या फैल रहा है, मेटास्टेसाइज है, उनको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है ये। कीमोथेरेपी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जहां भी है उसको मार देता है ये, ठीक है। अब देखो कीमोथेरेपी क्या है, ड्रग होती है, ड्रग हमें ली जाती है, ये नहीं कि भाई ऐसी कुछ, जैसे आप समझ रहे हो रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन थेरेपी अलग होती है। इट इवन किल सेल्स दैट ब्रोकन ऑफ द फ्रॉम मेन ट्यूमर एंड ट्रेवल, हाँ ये उनको भी मार देता है, जैसे कि ट्यूमर है, ये ट्यूमर है मान लीजिए, सपोज दैट इज अ ट्यूमर एंड दैट इज द ब्रेक डाउन एंड स्प्रेड एनीवेयर इन द बॉडी, ठीक है, उसको भी ये रोक देता है, किल कर देता है। कीमोथेरेपी कैन क्योर सम टाइप्स ऑफ क्योर कैंसर, कुछ टाइप से कैंसर के उनको ये क्योर कर देता है, रोक देता है। अब कब होगा क्योर, जबकि आप उसको कार्सिनोमा इन सिटू पढ़ा होगा आपने पैथोलॉजी में, ठीक है, उस टाइम पर हम इसको काम में लेते हैं, क्योर कर देते हैं, क्योर करने के लिए। इन द सम केसेज इट इज यूजुअली स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल की ग्रोथ को ये कम कर देता है, और कैंसर जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल रहा है, बॉडी के अंदर जो एक पार्ट से अदर पार्ट में फैल रहा है, उसको भी ये रोकने का काम करता है। कीमोथेरेपी में भी गिवन बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले दिया जाता है, या रेडिएशन थेरेपी है उसके पहले दिया जाता है, क्यों, टू श्रिंक द ट्यूमर, ट्यूमर को सिकुड़ने के लिए, ट्यूमर को छोटा कर देता है ये, ठीक है। व्हेन द कैंसर हैज बीन रिमूव्ड बाय सर्जरी, जब क्या हो, कैंसर को हमने रिमूव कर दिया, सर्जरी के थ्रू हमने कैंसर सेल को रिमूव कर दिया, लेकिन कैंसर वापस आ गया, कैंसर फ्रॉम कमिंग बैक, जो कैंसर वापस हो रहा है, तो उसके काम में भी हम इसको कीमोथेरेपी को लेते हैं। कीमोथेरेपी में यूज्ड टू कीप द कैंसर फ्रॉम द कमिंग बैक। ओके, कीमोथेरेपी ड्रग्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अलग अलग इसको क्लासिफाइड किया है, जैसे आगे फर्स्ट एल्कलाइटिंग ड्रग्स, इसमें आता है साइक्लोफॉस्फामाइड्स, एंटी मेटाबॉलिक्स में आता है 5 फ्लोरोयूरेसिल्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में आता है डॉक्सोरुबिसिन, प्लांट एल्कलॉइड्स में आता है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, स्टेरॉयड हार्मोन में आता है टेमोक्सिफेन। अब ये सब आप देख लेना, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक एक दो लाइन है कि स्टेरॉयड हार्मोन है तो ये कुछ कैंसर हार्मोन पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है एंटीवेनम, एंटीवेनम क्या होता है, जैसे आपने स्नेक वेनम सुना है, ठीक है, जो स्नेक वगैरह है वो बाइट कर ले, काट ले, सांप खा जाए तो क्या करें, उस टाइप पर जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है स्नेक वेनम, सॉरी वेनम। वेनम ऑल्सो नोन एज एंटी वेनम या वेनम, एंटी सीरम एंड एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबुलिन, एक तरीके की है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, मेडिसिन होती है जो कि मेड फ्रॉम द एंटीबायोटिक, मेड फ्रॉम द एंटीबॉडीज विच इज यूज टू ट्रीट वेनम्स बाइट एंड स्टिंग्स, जो कि बाइट्स और स्टिंग है, काट जो भी काटते हैं उसको ट्रीट करने के लिए काम में जाती है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेनम्स बाइट एंड स्टिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जो कि ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है वेनम्स के काटने पर। एंटी वेनम इज क्रिएटेड, कैसे बनाया जाता है, बाय मिल्किंग वेनम से फ्रॉम रिलेवेंट स्नेक स्पाइडर इंसेक्ट्स, इनके वेनम से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्लासिफिकेशन दो क्लासेस में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हो गया मोनोवेलेंट, जो कि केवल एक सिंगल स्पीसीज के लिए काम में लिया जाता है, जबकि पॉलीवेलेंट है वो सेवरल स्पीसीज के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं, जबकि मोनोवेलेंट को केवल कुछ ही स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। दूसरा था आपके पास एंटीडोट्स। अब एंटीडोट्स क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होता है, अभी जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे पीसीएम है, पीसीएम का एंटीडोट्स क्या होता है, तो पीसीएम का एंटीडोट्स क्या होता है, एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है, इंसुलिन का डेक्सट्रोज हो गया, बताया था मैंने आपको इंसुलिन वगैरह का इनका। एन एंटीडोट्स इज केमिकल सब्सटेंस दैट स्टॉप द कंट्रोल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन को, पॉइजन के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है ये। एंड एंटीडोट्स इज अ सब्सटेंस दैट कैन काउंटर इट फ्रॉम द पॉइजन, पॉइजन से जो भी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उसको, उसके लिए काम में लिया जाता है।
यहाँ पे जो एंटीडोट्स वर्ड्स आया है इसका मतलब है अगेंस्ट, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। अब इसके एंटीडोट्स है वो आपको मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, वो जाके आप देखिए, पूरी लिस्ट है कौन किसका एंटीडोट्स क्या है। फिर आता है अल्टरनेटिव थेरेपीज। अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या होती है? एलोपैथी। हम अभी किस में है? हम अभी एलोपैथी डिपार्टमेंट में है। तो एलोपैथी के अलावा जो जो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, जैसे आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, सिद्धा हो गया, वो सभी किस में आता है? उसमें अल्टरनेटिव थेरेपीज में आता है, होम्योपैथीज वगैरह। ठीक है, इन सभी को हम किस में? एलोपैथी में काम, सॉरी, अल्टरनेटिव थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सी होती है? जो कि नेचुरल वे से उसको ट्रीट करती है, कोई भी डिजीज उसको नेचुरल वे से ट्रीट करती है। कौन कौन सी अल्टरनेटिव थेरेपीज होगी? मेनली आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये होती है अल्टरनेटिव थेरेपी। इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट कंप्लीट फार्मा का वन शॉट, कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट कंप्लीट होता है रिवीजन क्लासेस में। मिलते हैं लेक्चर में। अब कौन सा लेक्चर चाहिए वो बताया, ठीक है, लेक्चर कैसा लगा वो भी बताया, कुछ समझ में आया नहीं आया सब बताया, ठीक है। राधे।